नमस्कार। बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने वाले, काशीराम के विचारों को फैलाने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सच बोलने की सजा मिली है? आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल चल रहे होंगे और सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी। जी, लक्ष्मण बहुत जी, धन्यवाद। नौकरी जैसे सब करते हैं वैसे ही नौकरी करते रहते, सर झुकाकर नौकरी करने में क्या दिक्कत है? कम से कम नौकरी तो बच जाती है। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि भीड़ का हिस्सा बनना सबसे आसान होता है और भीड़ से अलग हट करके खड़े होने में बहुत कुछ जोखिम होता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शायद भगत सिंह भी यही कर रहे होते तो आज वो इतिहास में गुम हो गए होते। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर, पेरियार ये सारे लोग ये सब कुछ कर रहे होते तो शायद कोई नहीं जानता। दूसरी बात ये भी है कि मैंने जो शिक्षक होने का पेशा चुना था, उसका नैतिक धर्म ये कहता है कि आप सच के पक्ष में खड़े हों और सच के पक्ष में आप ये अगर देखते हैं, मेरे प्रिय कवि कबीर हैं और कबीर सच के हिमायती हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो आप ना चले हमारे साथ। तो वो जो सच कहने का की जिद थी, जो ट्रेनिंग थी, उसी ने ये कहा कि नहीं भाई, नौकरी करने के लिए अपना ज़मीर तो गिरवी नहीं रखा जा सकता। इसलिए ये जोखिम उठाया। लक्ष्मण जी, आप दर्शकों को बताइए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको नौकरी से क्यों निकाला गया? असल में प्रज्ञा जी, इसका जवाब मैं खुद अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री सबसे जानना चाहता हूं। असल में मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्यों निकाला गया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, एपीआई, जिसके जरिए कौन सिलेक्शन कमेटी में इंटरव्यू देने आएगा, कौन नहीं आएगा, इसका एक पूरा पैमाना बनता है। मेरे एपीआई में 100 में से 96 नंबर है और अगर बीए और एमए दोनों में 80% से ऊपर होता तो मेरा 100 में 100 होता। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर मेरा है। मुझसे ऊपर शायद किसी का नहीं था कि वो इंटरव्यू बोर्ड में गया हो। दूसरा कि मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल, 14वां साल मेरा चल रहा है, मैं पढ़ा रहा था। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का वो टर्म है कि कोई नया वैकेंसी बनी है, कोई टीचर छुट्टी पर चला गया, कोई पोस्ट खाली हो गई है, तो 4 महीने के असिस्टेंट प्रोफेसर रखे जाएंगे एडहॉक बेसिस पर, फिर उन्हें रिन्यू कर दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिन्यू हमें नहीं किया या परमानेंट सिलेक्शन कमेटी नहीं हुई। मेरे कॉलेज में 2010 के बाद ये पहली बार सिलेक्शन कमेटी मेरे डिपार्टमेंट में हुई। तो सिलेक्शन कमेटी ये देखती है कि अच्छा आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मेरी एलिजिबिलिटी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने अपीयरिंग में जेआरएफ क्वालिफाई किया। 2013 में मेरी पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी हो गई। मेरे 3 लेख होने चाहिए, मेरे 8 आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हैं। मेरे जो है मेरी एक किताब पब्लिश्ड है। मेरा 14 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा हुआ। और जब मेरे डिपार्टमेंट के टीचर ने वहां पर फाइनल होता है ये प्रज्ञा जी की, फाइनल में इंटरव्यू कमेटी बैठती है और वो कहती है कि हम अब फाइनल रिजल्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि कौन मेरिट में ज्यादा है, किसका इंटरव्यू अच्छा हुआ, कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है इस कैटेगरी के लिए, उसको वो सिलेक्ट करते। हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहली लाइन बोली गई कि लक्ष्मण यादव को निकालना है, बाकी आप चाहे जिसको रख लीजिए। अब ये इसकी वजह मैं जानना चाहता हूं। क्या मेरा 96 नंबर एपीआई स्कोर ठीक नहीं था परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए? क्या गोल्ड मेडलिस्ट होना पर्याप्त नहीं? क्या 8 आर्टिकल पर्याप्त नहीं? 14 साल एक्सपीरियंस पर्याप्त नहीं? कौन सी क्राइटेरिया थी जिसे मैं फुलफिल नहीं कर रहा था? 14 साल, 14 बैच हमने विद्यार्थियों के पढ़ाए। तो अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं परमानेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो वो जो 14 साल मैंने पढ़ाया, यानी कि वो बच्चों को कोई गलत टीचर पढ़ा गया, उनका पढ़ाना मैंने उनका करियर खराब कर दिया। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय 14 साल, 13 साल में लगभग 8 बार मुझे रिन्यू करता चला गया। अगर मैं एलिजिबल नहीं था तो मुझे रिन्यूअल क्यों मिल रहा था? इसका और अगर मैं गड़बड़ कोई था, कोई कोई और वजह थी, तो 14 साल में कोई एक कंप्लेन मेरे खिलाफ क्यों नहीं है? कोई एक शिकायत विद्यार्थियों की तरफ से कभी क्यों नहीं आई? तो मैं भी जानना चाहता हूं प्रज्ञा जी, मुझे क्यों निकाला और मेरे 96 नंबर एपीआई वाले को निकालकर
ये 50-60 नंबर वाले को क्यों रखा, ये जवाब मैं भी चाहता हूं और इसी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं जी। लक्ष्मण जी, सरकार हर आवाज को क्यों दबा देना चाहती है भाई? चाहे वो शिक्षक हो, पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, इतना क्यों डरती है सरकार? वो डरते हैं, एक नज्म है, मैं वो उसको आपको सुनाना चाहूंगा कि वो डरते हैं क्योंकि निहत्थे और कमजोर लोग एक दिन उनसे डरना छोड़ देंगे। ये गोरख पांडे की एक कविता है और उस कविता का डर ही है कि वो जो सत्ता में बैठे हैं ना, वो डरते हैं। वो किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना छोड़ देंगे। और दूसरी बात, वो डरते हैं हर उस शख्स से जो सच बोलता है, जो सच के पक्ष में खड़ा है, जो संविधान की बात करता है, जो निडर है। राजेश जोशी की कविता है कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। नहीं, वो नहीं चाहते कि कोई भीड़ का हिस्सा न बने, कोई अलग खड़ा हो। वो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस देश को, लेकिन देश के विश्वविद्यालयों में गुलाम शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि लक्ष्मण यादव सारी क्राइटेरिया पूरी करने के बाद आरएसएस की शाखा में क्यों नहीं गया। वो ये इसलिए मुझे बाहर करते हैं, मैं जानना चाहता हूं इसलिए वो सारे। और मैं तो मान लो चलो बाहर इतना मुखर हूं, मेरे विश्वविद्यालय के दर्जनों ऐसे प्रोफेसर निकाल दिए गए, 20-20 साल पढ़ाए हुए लोग विश्वविद्यालय से बाहर कर दिए गए। चेगवेरा की एक लाइन बहुत बहुत मुझे प्रिय है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो जिंदगी भर केवल इसलिए नहीं बोले कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे। तो हम तो बोल रहे थे, हमारे तमाम प्रोफेसर जो नहीं बोल रहे थे वो भी निकाले गए। और जो निकालने का प्रोसेस है केवल इसलिए है क्योंकि मैं विद्यार्थियों के बीच एक लोकप्रिय शिक्षक हूं। मेरे कॉलेज में आंदोलन कर रहे हैं मेरे विद्यार्थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप आज बहुत नेक रास्ते पर और सच्चे रास्ते पर है लक्ष्मण जी, पूरा देश आपके साथ है। अभी आपने एक बात कही कि कहा गया सबसे पहले कि लक्ष्मण यादव को निकालना है, तो लक्ष्मण जी आपको क्या लगता है कौन चाहता है कि लक्ष्मण जी हुजूरी क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्मण क्यों नहीं ताल पे नाच रहे हैं? वो अपनी बात पर क्यों अडिग रहते हैं? सच क्यों बोलना चाहते हैं? समाज को क्यों आईना दिखाना चाहते हैं? असल में हम लोगों को शिक्षक बनने के पहले हम एक विद्यार्थी भी है ना। मैं जिस घर में पैदा हुआ वहां कबीर पंथी एक गुरु, निर्गुण गुरु हैं, बड़े पिताजी और बाकी परिवार उनको मानता था। तो उस निर्गुण पंथी संत परंपरा से भी एक साहस मिला सच बोलने का। और मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड, सोशलिस्ट कॉमरेड थे। वो भगत सिंह और अंबेडकर को बहुत मानते थे। तो जिसकी परवरिश ही ऐसे संस्कार में हुई हो, जिसकी परवरिश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई हो, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय ने गढ़ा हो, जिसे जाकिर हुसैन कॉलेज ने बनाया है। 14 साल जब अपनी कक्षाओं में हम कबीर को पढ़ाते रहे, हम भक्ति आंदोलन को पढ़ाते रहे, तो हमने यही तो सीखा है पूरे एकेडमिया में कलम किताब पकड़ करके कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं। और सच का पक्ष, रीढ़ चुनना, रीढ़ के साथ खड़े होना। बुद्ध को हम मानते हैं तो कहते हैं ना कि बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका असली पैगाम क्या है, तो उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना। ढेर सारे लोग कहते हो तब भी सच मत। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो जो तुम्हें सच लगे। हमारी ट्रेनिंग ही यही हुई थी कि हम अपने रीढ़ पर खड़े होकर न्याय, सच, मानवता के पक्ष में खड़े हों। हमारा सिलेबस हिंदी का ये है कि हम उसके पक्ष में खड़े होते हैं। हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरी क्लासरूम से जिंदा नागरिक पैदा हो। हम उन्हें निडर बनाते हैं, हम उन्हें सच का पाठ पढ़ाते हैं, हम उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। और जब हमारा इम्तिहान हो तो हम उसके साथ क्यों ना खड़े हो। और इसीलिए हमने ये पक्ष चुना कि शिक्षक होने के साथ साथ हम एक नागरिक भी हैं। मेरे क्लासरूम के बाहर अगर आग लगी होगी तो उसकी लपट मेरी क्लासरूम के भीतर भी आएगी। इसलिए हायर एजुकेशन में जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं उनके असिस्टेंट प्रोफेसर उस कोड के तहत, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत नहीं आते जिसमें ब्यूरोक्रेट आते हैं कि वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। प्रोफेसर कर सकता है, हम कर सकते हैं। हम समाज को बेहतर बनाने के लिए एक क्रिटिकल सेंस रख सकते हैं। और विश्वविद्यालय नाम ही इसलिए कि विद्यालय विश्व, ग्लोबल नॉलेज के केंद्र हैं। ये डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन के अड्डे हैं। ये
हमें खुले मन से वहां की बात करते हैं। तो हम बाहर अगर सच बोल रहे हैं तो उसका सजा घर के भीतर कैसे मिले? इसका मतलब आप मेरी मेरिट नहीं देख रहे, आप मेरा एकेडमिक आधार पर नहीं ये तय कर रहे, आप कुछ और है जो हम आपके मुताबिक नहीं है, इसलिए आपने हमें ये सजा दी। तो बाकी क्या लोग लगता है आपको? आप जी बोल सकते हैं, आप खुलकर बोलिए, जो आपको लग रहा है आप वो बोलिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं लक्ष्मण जी, जो आपके दिल में चल रहा है, वो देश का हर एक नागरिक भाप चुका है, उसको भी वही लग रहा है जो आपको लगता है। नहीं, मैं खुला खेल है, मैं इस देश के नागरिकों से कहता हूं, जरा पता लगाओ जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर नरेंद्र सिंह आरएसएस का पदाधिकारी है कि नहीं है? मैं खुल के बोल रहा हूं। जरा पता लगाओ दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े बड़े पदों पर बैठे बड़े बड़े अधिकारी प्रोफेसर संघ की शाखा में जाते हैं कि नहीं? अच्छा, चलो आप जाते हो, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं। कल को किसी और की सत्ता थी, कोई और अपने मुताबिक लोगों को भरता था। लेकिन आज जितने लोग रिटायर होने के मुहाने पर खड़े हैं और आरएसएस के हैं, उनकी नौकरी तो उनके समय लगी जब कांग्रेस की सरकार रही होगी। इसका मतलब विश्वविद्यालय इतने लचीले रहे, अगर 10 में 5 नियुक्तियां किसी पार्टी के कैडर की हुई, किसी प्रोफेसर के रिश्तेदार की हुई। देखिए, कोई स्वर्ण युग विश्वविद्यालयों का कभी नहीं रहा। यह विश्वविद्यालय घोर जातिवादी, घोर सामंती, घोर एलीट किस्म के रहे। एक किस्म का नेक्सस इनमें काम करता है। इसीलिए इन विश्वविद्यालयों में कोई रोहित वेमुला होता है, कोई पाल तड़वी होता है। इसलिए आज भी आईआईटी आईएम में क्या खेल है वो आप जानते हैं। तो हम नहीं कह रहे हैं कोई स्वर्ण युग था, लेकिन आज आपके विचार से कोई सहमत नहीं है तो आप उसे विश्वविद्यालय से बाहर फेंक देंगे और आप विश्वविद्यालय में शाखाएं लगाएंगे, आप कैडर का मार्च कराएंगे। और अगर आपसे कोई थोड़ा सा भी राजनीतिक या वैचारिक रूप से अलग है तो आप उसे दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। और मैं फिर से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकालने का आधार बताया जाए। अगर वो पॉलिटिकल है तो कबूल करिए कि आप पॉलिटिकल आधार पर परमानेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, फिर बोलिए ना कि मेरिट का कोई मतलब नहीं होता, बोलिए ना कि एक्सपीरियंस का कोई मतलब। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, जिसमें हम लोग मेंबर थे, उसने यूनानिमस डिसीजन लिया था कि जो जहां पढ़ा रहा है उसको हम वहां पर वरीयता देंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि हम टीचिंग एक्सपीरियंस जिसका इतना पुराना है उसे नहीं निकालेंगे। फिर इस दिल्ली विश्वविद्यालय से 20-20 साल के लोग क्यों निकाले जा रहे हैं? यह रामजस कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में 10 में से 8 लोगों को क्यों निकाला गया? वो तो बेचारे चुप थे, वो तो बोलते भी नहीं थे। आईपी कॉलेज के हिंदी विभाग से तमाम हमारे साथियों को क्यों निकाला गया? क्योंकि वो सारे लोग भी शायद आरएसएस की शाखा में नहीं जा रहे थे। और मैं तो आरोप लगा रहा हूं, अच्छा मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि दिल्ली और आसपास की फिजाओं में इस बात की चर्चा बड़ी गर्म है कि एक पोस्ट की कीमत 30 लाख से 40 लाख है। आपकी साख दाव पर है, आपके ऊपर अब लोग यकीन नहीं कर रहे, तो कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को आकर के इतना निष्पक्षता तो बरतना चाहिए कि मुझे वजह भी बता दो, हमें वजह बता दो कि हमें क्यों निकाल रहे। तो निकालने की वजह प्रज्ञा जी वही है कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। तो यही यही मेरे मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी, एक सवाल जो आज देश के हर एक नागरिक के दिमाग में चल रहा है, आप इतने सालों से पढ़ा रहे थे, आपने बोला 13-14 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो आप काशीराम के विचारों को फैला रहे थे, बाबा साहेब के विचारों को फैला रहे थे, बुद्ध के विचारों को लोगों को बता रहे थे। आपसे अचानक इतनी घृणा, इतनी दिक्कत क्यों हो गई? असल में ये अचानक नहीं हुई, बहुत दिनों से इनकी आंखों में मैं खटक रहा था। क्योंकि असल में होता क्या है ना कि मेरे सिलेबस में कबीर लगे हुए हैं, मेरे सिलेबस में पूरा संतों का आंदोलन है, वो मुझे पढ़ना है। मुझे कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, नानक, फकीर, इन सबको पढ़ना पढ़ाना है। मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हर नाम, और जाको मुख देखत तो खुबज ताको करप पड़ी पर नाम। ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है। मेरे सिलेबस में मेरे कवि लिखते हैं, वो खुल करके लिखते हैं कि भेद कुल खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारे मिल में है। हमारी कविताओं की पूरी परंपरा एक प्रतिरोध की परंपरा है, सच के पक्ष में खड़े होने की परंपरा है। तो जब जब मैं पढ़ रहा हूं उसी एक आइडिया ऑफ इंडिया को पढ़ रहा हूं, मैं संविधान को पढ़ रहा हूं, मेरे समाज को जो चीजें प्रभावित करती हैं वो साहित्य उसका दर्पण है, उसके आगे चलने वाली मशाल है।
तो मेरा रिश्ता बहुत गहरा होगा अपने समाज से। और अगर मेरा रिश्ता बहुत गहरा होगा, तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जितना खूबसूरत अपना कॉलेज देखना चाहता हूं, जितना खूबसूरत अपनी कक्षा को देखना चाहता हूं, उतना ही खूबसूरत मैं अपने समाज को भी देखना चाहता हूं। मैं जिस रास्ते चलकर आ रहा हूं, अगर उस पर लिंचिंग हो रही होगी, तो मैं अपनी क्लासरूम में जाकर इंसानियत के पाठ नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे मोहल्ले में अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा होगा, तो मैं कबीर को जाकर वहां कक्षा में कैसे पढ़ाऊंगा कि अरे दो न पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। ये मेरा एक समाज बोध है, ये मेरा एक नागरिक बोध है। मैं शिक्षक होने के साथ साथ एक नागरिक हूं और जिंदा नागरिक हूं। और मेरे विश्वविद्यालय इसलिए बनाए गए हैं कि मैं वहां से जिंदा नागरिक पैदा करूं, क्योंकि मुझे भी मेरे विश्वविद्यालयों ने पैदा किया, मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गुरुओं ने मुझे बनाया है। तो असल में हमने कोई ऐसा, अच्छा अगर हम कहीं गलत होते तो 14 साल में एक बार तो कंप्लेन होती मेरे कॉलेज में। बिल्कुल ठीक मैंने बात है। मैंने अपनी कक्षाओं में अगर कोई राजनीतिक बात की होती, तो मेरे विद्यार्थी एक बार तो जाकर कॉलेज प्रशासन से कहते कि कक्षा में कुछ और पढ़ाते हैं। मुझे पता था कि एक लक्ष्मण यादव जो कॉलेज के बाहर है और एक लक्ष्मण यादव जब कॉलेज की चार दीवारी के भीतर जाता है, तो वो उस एकेडमिक डिसिप्लिन को पूरा मानता है। उसकी कक्षाएं चेक करते हैं तो वो अपनी कक्षा में समय से पहले खड़ा मिलेगा, वो अपने विद्यार्थियों को सिलेबस पढ़ाएगा। वो इतना भी मौका मैंने कभी नहीं दिया, वरना ये लोग मुझे आज तक बर्दाश्त करते। इसका मतलब मैंने कहीं गलत कुछ नहीं किया। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक नियम भी अगर मैंने तोड़ा हो, तो आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय एक नोटिस देता ना। मेरे पास एक सो कॉज आया, मैं आज या कल में उसे पब्लिक भी करूंगा कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों बोले। हम्म। आप दिल्ली विश्व अपने ट्विटर हैंडल पर आपने लिखा है ठेके पर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इसकी परमिशन ली कि नहीं, मैं कल डालूंगा उसको। ये इसलिए कंप्लेन करवाई गई ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने कहा जाए कि देखिए साहब, ये तो बहुत जिंदा है, हमें तो मुर्दा प्रोफेसर चाहिए। ये क्लियर, इसलिए मैं प्रज्ञा जी, ये हमारा नागरिक बोध है कि हम बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई आलोचना नहीं होगी तो लोकतंत्र मर जाएगा, तो मैं हम्म। प्रधानमंत्री की बात मानता हूं। और इसलिए मेरी क्लासरूम मुझसे छीनी गई, क्योंकि मैं उनकी तरह डर के नहीं हूं। लेकिन आपके पास एक नौकरी जो मैंने अपने हुनर से पाई थी, वो लक्ष्मण जी, नौकरी। चाणक्य के समय से लेकर अब तक शिक्षकों का काम यही है। यही शिक्षकों का काम है, समाज को आईना दिखाना, सच बोलना और अपनी आवाज उठाना। अगर शिक्षक ही अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, बुलंदी से नहीं बता पाएगा सच क्या है, तो अपने छात्रों को क्या सिखाएगा। तो इतना डर किस बात का है, और ये डर किस बात का है, ये तो मैं जानना ही चाह रही हूँ। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि एक लक्ष्मण यादव ने इतनी चूल्हे हिला रखी हैं क्या सरकार की? अब तो ये सरकार के लोग बताएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता तो इतने 10,000 प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक प्रोफेसर से इतनी दिक्कत। तो ये इसका मतलब ये है कि हम शायद उनके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती बन रहे थे। लेकिन पहली बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है कि असल में ये जो पूरा का पूरा सवाल है कि हमने क्यों ये कबूल किया, क्यों हम हम्म। इस रास्ते पर चले, क्यों हम ये जो काम कर रहे हैं इसको क्यों कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि प्रज्ञा जी, आप एक शिक्षक का पूरा दायित्व तो समझें। लोकतंत्र जिंदा किससे है, मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं भाषा विज्ञान और हिंदी का विद्यार्थी हूं शिक्षक होने के पहले। तो देश या राष्ट्र किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से नहीं बनता। राष्ट्र वहां के लोगों से बनता है, वहां के हम्म। नागरिकों से बनता है, इंसानों से, जिंदा इंसानों से बनता है। और उस राष्ट्र ने अगर अपने यहां लोकतंत्र को एक सिस्टम के रूप में चुना है, तो उस लोकतंत्र का तकाजा है कि वो जिंदा नागरिकों का हो। और प्रोफेसर का काम है कि वो अपनी कक्षाओं में जिंदा नागरिक तैयार करे। और इसलिए शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दो प्रसंग केवल छोटे छोटे। प्रेमचंद हमारे कहानीकार हैं। प्रेमचंद ने वो है ना एक शेर की, मैं लड़ रहा हूं, कुछ टूटे न टूटे, मेरे मेरे भीतर का तिलिस्म तो टूटेगा। मैं इसलिए हम्म। बोल, प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता भाषण में कहा कि साहित्य समाज का दर्पण ही मात्र नहीं है, साहित्य समाज और राजनीति के आगे आगे चलने वाली एक मशाल का काम है। कबीर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि कबीर ने समाज को एक रास्ता दिखाया।
और 700 साल हैं, कबीर के समय के लोग मर गए और खत्म हो गए, तानाशाह राजा महाराजा खत्म हो गए, कबीर जिंदा है, क्योंकि बिल्कुल कबीर ने ठीक बात है। दुनिया को रास्ता दिखाया। फूले अम्बेडकर, पेरियार ने, लोहिया ने, भगत सिंह ने इस दुनिया को रास्ता दिखाया। तो शिक्षक क्या करता है, वो प्रेमचंद वाली उस बात को, कि वो जो मशाल है ना, एक बार नेहरू और दिनकर दोनों साथ में सीढ़ी से उतर रहे थे, नेहरू का पैर लड़खड़ाया तो दिनकर ने कंधा लगाया, नेहरू कंधे के टेक से खड़े हो गए। नेहरू ने मजाकिया लहजे में कहा कि दिनकर तुम न होते तो मैं तो लड़खड़ा के गिर जाता। दिनकर हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान थे, संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने कविता भी लिखी है, और उन्होंने लिखा है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो उन्होंने कहा कि जब जब राजनीति के कदम लड़खड़ाएंगे, साहित्य यूं ही उसे कंधा देकर सहारा देने आ जाएगा। क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिंदा नागरिक की बात करें, हम मोहब्बत और प्यार की बात करें, कि इंसान इंसान में मोहब्बत हो, ये बंटवारा खत्म हो। तो जो बंटवारा पर टिका हुआ है जिसका पूरा सियासी करियर, उसे लक्ष्मण यादव क्यों बर्दाश्त होंगे, इसलिए वो मेरे खिलाफ अच्छा हैं। लक्ष्मण जी, आप तो आईएएस ऑफिसर का सपना लेकर के चले थे, फिर प्रोफेसर बनना क्यों सोचा, शिक्षक बनना ही क्यों सोचा आपने? और बहुत निजी सवाल है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं पूर्वांचल के उस इलाके से आता हूँ, आजमगढ़ की तरफ से। वहां चूंकि जितना समाज जितना पिछड़ा हुआ होगा कई अर्थों में, जी। वहां ताकत को लेकर के आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, कि एक नीली बत्ती हो, हम जब आए तो मैं जिस दिन आईएएस बनूं, अखबार में खबर छपे कि फलाने के बेटे ने, उस मिट्टी के लाल ने, पीले ने, नीले ने नाम रोशन कर दिया। और प्रोफेसर बन गया तो नाम रोशन नहीं हुआ, डॉक्टर बन गया तो नाम रोशन नहीं हुआ। तो ये ब्यूरोक्रेसी की खास किस्म से एक फ्यूडल सोसाइटी में एक आकर्षण है, लेकिन वो पावर का आकर्षण है। तो बचपन से ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक है तो कलेक्टर बनेगा। मेरे पापा कहते थे कि ये बड़ा होके कलेक्टर बनेगा। और धीरे धीरे हमने भी उसे सोचा कि हाँ भाई पावर क्यों नहीं चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। इलाहाबाद उस समय तक यूपीएससी का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। दिल्ली विश्वविद्यालय आए तो जेआरएफ हमने अपीयरिंग में ही क्वालिफाई कर लिया था। तो दिल्ली रहने का खर्चा बहुत महंगा था, मेरे परिवार वाले इतना अफोर्ड नहीं करते, फिर भी उन्होंने कहा था चाहे कुछ दिन कोचिंग करने जाओ तो कोचिंग कर लेना आईएएस की, फिर लौट आना। उसे भी जेआरएफ में जब मेरा अपीयरिंग में हो गया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मेरा तुरंत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हो गया, तो मुझे फेलोशिप मिलने लगी। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं कम से कम 1-2 अटेम्प्ट जरूर दूंगा, और मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी। आज वो बड़े संस्थान बन चुके हैं, वो हमारे गुरु रहे हैं, बहुत बड़े टीचर। तो उनके यहाँ पढ़ाई करते थे और वहां से आईएएस बनने का सपना था। एक वाकया है, 2014 में जब भारत आजाद हुआ बहुत सारे लोगों के मुताबिक, तो उसी समय कुछ दिनों बाद 2013 की यूपीएससी का रिजल्ट आया था, और 2012-13 में हमने वो आखिरी अटेम्प्ट दिया था। 980 के मुताबिक के करीब कुछ सीटें थी, जिसमें से केवल 27 लोग हिंदी मीडियम के सेलेक्ट हुए। तो हमने आंदोलन किया कि ऐसे तो हम आईएएस नहीं बन पाएंगे। वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, सच के लिए लड़ने का, वो साहस करने का। तो सी सेट के खिलाफ वो एक मूवमेंट हुआ था। मैं उस समय एडहॉक पढ़ाता था, लेकिन नौकरी को इस तरह का था कि अच्छा फेलोशिप से ज्यादा सैलरी मिल रही है तो जाना है, पढ़ाना है और बाकी यूपीएससी की तैयारी करनी। लेकिन जब यूपीएससी की ये हालत देखी तो फिर इससे मोह भंग हो गया। और वही वक्त था जब मुझे मेरी कक्षाओं में धीरे धीरे मेरा एक नया जन्म होना शुरू हुआ था। मैं अपने विद्यार्थियों के सामने जब खड़े होने लगा तो मुझे हर दिन कुछ पढ़ने का मौका मिलने लगा। मैं हर सेमेस्टर में अपने से जब टाइम टेबल बनाता था तो नए नए पेपर ले लेता था। उससे फिर मुझे मौका मिलता था कि नए पेपर को पढ़ेंगे तब जाके पढ़ाएंगे। तो वो जो पढ़ने और पढ़ाने की जो ललक मिली, दिल्ली विश्वविद्यालय का शानदार परिवेश मिला, मेरा शानदार कॉलेज मिला, उसने धीरे धीरे इस यूपीएससी के मोह को खत्म कर दिया। और मुझे लगा कि मैं एक बेहतर शिक्षक के करियर में एक बेहतर विद्यार्थी जीवन भर बना रहूंगा। इसलिए तमाम करियर को छोड़ करके मैंने ये करियर चुना था। 14 साल इसको जिया है और अचानक एक परिंदे से उसका घोंसला छीन लिया गया, केवल इस शिकायत से कि ये परिंदा अपने पास पंख भी रखता है, इसीलिए उन्होंने ये घोंसला छीन लिया। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे प्रोफेसर साहब? मैं हिंदी ही पढ़ाता था, मेरा विषय हिंदी साहित्य है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विषय से हमने एमए किया, उसी में जेआरएफ। भक्ति आंदोलन में मेरी पीएचडी है और मैं हिंदी साहित्य में मेरी रुचि है। और चूंकि आज की राजनीति पर क्या कहेंगे आप?
आप जब साहित्य के विद्यार्थी होते हैं तो बहुत गहरे राजनीति और समाज से जुड़ जाते हैं। वो तुलसीदास को भी जब आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ से पढ़ते हैं कि हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। आप बहुत गहरे रिश्ते से जुड़ जाते हैं। साहित्य असल में किताबों के भीतर जितना है उससे कई गुना ज्यादा दुनिया में है। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कविताओं को पढ़ने की जो ललक है, कविताएं बदलती हुई नजर आएंगी। जब जब हम जब ये बात करेंगे ना कि ये फैज अहमद फैज लिखते हैं कि हम परवरिशे लौ है करम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरेगी वो रकम करते रहेंगे। जब जब मेरा कवि पाश लिखता है कि बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालयों पर, उड़ा दो इन हॉस्टलों मैं को। इसीलिए पूछ रही हूँ लक्ष्मण जी, आज की राजनीति आपको क्या लग रही है कि बदल गई है या फिर राजनीति में तो सब जायज है भाई? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पाश ने लिखा बीच का रास्ता नहीं होता। मैं तो घास हूं हाथ के हर किए धरे पर उगाऊंगा। इसलिए राजनीति बहुत गहरा रिश्ता है और मुझे लगता है कि आज की राजनीति बहुत तंगदिल हो गई है। आज की राजनीति अब उतना दिल बड़ा नहीं करती है कि वो अपने विरोधी को भी सम्मान दे सके। अब उनके लोगों के दिल इतने छोटे हो गए हैं कि अगर आप उनके नहीं होंगे तो उनके दुश्मन होंगे। वही राजनीति के लोग अब विश्वविद्यालयों में आने लगे हैं, जबकि इसका नाम ही है विश्वविद्यालय। तो उन्हें तो ये करना चाहिए था कि कोई हमसे असहमत है। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि अगर मैं तुमसे असहमत भी हूं तब भी मैं तुम्हारी बोलने की आजादी के लिए लड़ूंगा। तो वो जो बोलने की आजादी थी वो राजनीति खत्म करती जा रही है। मेरे जैसे विद्यार्थी प्रोफेसर जेल में है, मैं उमर खालिद को याद करता हूँ, मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू को याद करता हूँ। मैं देख रहा हूं कि मेरी राजनीति इतनी तंगदिल हो गई है कि आलोचना को सहती नहीं। और मेरा कबीर लिखता था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी से अपन बिना निर्मल करे सुहाए। मुझे लगता है कि कबीर का भारत नहीं बन पाया और आज की राजनीति कबीर के खिलाफ खड़ी है। आज की राजनीति तुलसी के खिलाफ खड़ी है, बहुत तंगदिल हो गई है। अपने विरोधी को वो पचा नहीं पाते, इसलिए एक लक्ष्मण यादव उनको इतना चुभा कि उसका करियर बर्बाद कर दिया। मगर उन्हें क्या पता था कि मिर्जा गालिब लिखते हैं ना कि और क्या था कि तेरा गम उसे गारत करता, घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। यानी निर्माण का जो हसरत रखते थे वो है, वाजबी है। राजनीति बहुत तंगदिल हो गई है, वो बहुत अमानवीय भी हो चुकी है। ये खतरा पूरे समाज के ऊपर है। जी, अब आगे क्या करेंगे लक्ष्मण जी? घर परिवार भी तो चलाना है। असल में मेरे सामने भी एक सवाल ऐसा है, जैसे मुझे क्यों निकाला गया इसका जवाब मुझे नहीं मिला। वैसे ही मैं आगे क्या करूंगा शायद इसका जवाब नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास। मेरा अकादमिक करियर बर्बाद कर दिया गया और वो भी तब और बर्बाद हो गया जब मैं उसके खिलाफ बोलने लगा हूं। शायद मैं चुप रहता इसके बाद भी कि मेरे साथ इतना गलत हो जाए तो शायद कहीं कोई गुंजाइश बन जाती कि कोई चुपके से मुझे कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बना देता। लेकिन मैंने चुना कि ऐसे डर करके अगर मैं भी नहीं बोलूं, हम भी लब न खोले तो फिर बोलेगा कौन। तो इसलिए ये कदम जब उठाया तो इसके बाद से करियर और खत्म मानिए। इसलिए नौकरी तो कोई देगा नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने कक्षाएं छीन ली, अपने कमरे में बैठकर यहीं से क्लास लेना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया है, इससे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कविताएं पढ़ेंगे, समाज को पढ़ेंगे। और कुछ अभी सोचा नहीं है कि किस दिशा में जाएंगे। शायद बहुत अंधेरा है सामने, लेकिन लोगों का प्रेम मेरे प्रति जो है और मेरा सफर जिस सच और हक के पक्ष में है, न्याय और इंसानियत के पक्ष में है, वो एक रोशनी का काम करेगा। तो आने वाले वक्त में कुछ बेहतर कर लेंगे, ये उम्मीद है। पूरा देश आपके साथ है लक्ष्मण जी, अब बहुत नेक रास्ते पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद।